नमस्कार मित्रों, गुलचक्र की YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर आपको जा रहा है। मजे की बात है कि ये जो क्लास आपको डिलीवर किया जा रहा है यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अस्थायी उपबंधों के अंतर्गत और एक दीर्घकालिक प्रोसेस के अंतर्गत कंटेंट का किसी प्रकार से कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। और चाहे आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या फिर मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो 101% वो क्वेश्चन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, मास्टर ने आपको भारत का संवैधानिक जब विकास पढ़ाया तो उसमें यह भी एक ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाया कि देखिए भैया, देखिए जो मास्टर ने आपको पढ़ाया है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। मतलब कि जितना भी पढ़ाया जाए एक बार आप जो है मास्टर को चेक करके जरूर देखें और एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाई को सॉल्व करें, देखें कि क्या आप जो पढ़ पा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, उससे क्वेश्चंस आपके हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। देन आप अच्छा मूल्यांकन करेंगे। फिलहाल भारत का संवैधानिक विकास पूरा डिटेल से चला है, प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देखें। उसके बाद संविधान सभा हमने स्टार्ट किया और संविधान सभा के 2 वीडियो हमने आपको डिलीवर कर दिए हैं। इसमें कई सारी चीजें हमने बता दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं। और मजे की बात है कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं, वाचिंग आवर जबरदस्त आ रहा है। तो जो बच्चे नहीं नोट्स बना रहे हैं उनसे यही अपेक्षा मैं करता हूं कि आप भी अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रहा था और इस संविधान सभा में कुछ चीजें हमने बता रखी हैं। जाकर के आप वो वीडियो देखेंगे, ए वाला तब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। यहां पर देखना जरा। सबसे पहले यहां पर हमने जिक्र किया भाई, संविधान सभा की जो मांग हो रही थी, संविधान सभा की डिमांड, संविधान सभा की मांग, क्या इसकी मांग, और इसकी मांग को हमने 1922 के गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों से ही उठाया। 1925 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन होता है, गांधी उसकी अध्यक्षता करते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर भी डिमांड। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, उसमें भी डिमांड। 1934 में पहली बार स्वराज पार्टी के लीडर होते हैं एम.एन. राय, उनके द्वारा डिमांड। फिर उसके बाद जो है फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस की इन अधिवेशनों में भी डिमांड चल रही है। अगस्त 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया तो उसमें पहली बार इस संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर अगस्त प्रस्ताव में क्या चीजें थी, फिर उसके बाद हमने क्या बताया भाई, अगस्त प्रस्ताव था, इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कुछ चीजें थी, सब कुछ पूरा डिटेल से चला है एक बैकग्राउंड के साथ। फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई क्रिप्स मिशन जो आया, इस क्रिप्स मिशन में क्या कुछ प्रावधान किया गया था। फिर मास्टर ने आपको बताया कि भाई इसके बाद आपको बेबल योजना बताया, क्या बताया, वेबल योजना। इस बेबल योजना में क्या प्रावधान था, इसको मास्टर ने बताया। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको बताया कि शिमला समझौता में क्या था। समझिए बात, ये मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े, शिमला समझौता। फिर आपको मास्टर आज जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ाने वाला है कैबिनेट मिशन। अभी समझना जरा, ये एक क्रोनोलॉजी, कभी कभी क्रोनोलॉजी को लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है। ये आपका 1940 में 8 अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन 1942, 22 मार्च 1942। फिर जो बेबल्स योजना है ये 1945, ये कब 1945, शिमला समझौता 1945। फिर उसके बाद 1946 मतलब 24 मार्च 1946, ये आपको कैबिनेट मिशन दिखाई पड़ेगा। तो एक क्रोनोलॉजी के तहत जब आप पढ़ते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप की जो घटनाएं होती हैं वो याद होती हैं। आपको रटने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, फैक्ट को याद करने में समस्या नहीं होती है। तो ये सब सारी चीजें हो गई हैं। जाकर के पिछला वाला क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिशन को लेकर के, पूरा फुल पोस्टमार्टम इसका करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान था और इसके अलावा इसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो संविधान सभा के डायमेंशन से जुड़ी हुई थी। आते हैं, विचार करते हैं। एक हेडिंग आप लोग डालिएगा, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। हेडिंग डालिए जरा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, अब समझना एक चीज जरा, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन है, इस कैबिनेट मिशन को किसकी अध्यक्षता में और कितने लोग और कब आए थे, तो थोड़ा सा फैक्ट को लेकर के हम लोग बातचीत कर लेते हैं और फिर इसके प्रावधान को देखेंगे ताकि आपको ज्यादा ये चीजें समझ में आए, है ना।
तो अगर मैं कहूं कि साहब ए कब आया, कब आया, तो ए आया कब, तो आपको बताना है कि ये 24 मार्च 1946, कभी काल तो यही पूछ लेता है कि ए कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कब आया भैया, 24 मार्च 1946 को ये भारत आता है, ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता में आता है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अभी एक चीज समझना जरा, ए क्या थे, अध्यक्ष थे, ए आपको अध्यक्ष के तौर पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दो और सदस्य थे, कौन कौन थे, जैसे क्रिप्स मिशन जो आया था सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, वो भी इसके मेंबर थे। लिखना जरा, सर स्टफर्ड क्रिप्स एक अन्य सदस्य थे, और दूसरे सदस्य, एक तीसरे सदस्य भी थे जिनका नाम है एवी अलेक्जेंडर। उनको लिखिए जरा, एवी अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्य जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं, तीनों लोग जो है कैबिनेट मिशन के रूप में 24 मार्च 1946 को भारत आते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, इसमें कुछ प्रावधान किया गया था, और जो प्रावधान था वो काफी जबरदस्त था। ये तीनों सदस्यों के नाम आपको याद रखना है, तीनों लोगों के नाम, कब आया इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। अब समझना जरा, इसके प्रावधान को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधान, तो पहला जो इसमें प्रावधान किया गया था वो क्या किया गया था, समझिएगा जरा, यहां पर आइए, यहां पर, अब यहीं पर लिख लेना जरा, प्रावधान। अब समझना जरा, पहला पॉइंट इसमें है कि संविधान सभा, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया। क्या संविधान सभा ने, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का, तो पहला पॉइंट है संविधान सभा के गठन का प्रावधान। अब एक चीज समझना, इससे पहले एक ऊपर लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि संविधान सभा के ही बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, इसने संघ राज्य की बात की, जो अखिल भारतीय संघ हमने बताया कि एक अखिल भारतीय संघ होगा, जो कैबिनेट जो है, इससे पहले क्रिप्स मिशन में भी बात की गई थी, इससे पहले अगस्त प्रस्ताव जब हमने पढ़ाया था उसमें भी बातचीत की गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसमें प्रांत और देशी रियासतों से मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। देशी रियासतें मना कर दे रही थी, इसीलिए ये जो भारतीय संघ है, ये अखिल भारतीय संघ है, ये असफल रहा, है ना। हालांकि प्रावधान किया गया, इसको लिख लीजिए, एक अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। अब ये जो अखिल भारतीय संघ है, आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो एक प्रांतों को शामिल किया जाएगा और दूसरा देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा, देशी रियासतों को शामिल करके ये अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अरे अखिल भारतीय संघ वही ना भैया, जो ये अपना प्यारा सा भारत है ना, इस प्यारे से भारत के अंतर्गत, देखिए मुझे मैं बहुत अच्छा नहीं आता, मैं रियल बता रहा हूं, ठीक है ना। इस प्यारे से भारत, ये अखिल भारतीय संघ, अब इसमें प्रांत भी आपको मिलेंगे, देशी रियासतें भी मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग नहीं हुआ है, बांग्लादेश भी अभी अपने जो है अखंड भारत के क्षेत्र में ही है ना, मतलब कि ब्रिटिशर्स का ही प्रभाव है। तो ऐसे में जो है कहा गया कि जो देशी रियासतें और प्रांत होंगे वो मिल करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, लेकिन देशी रियासतों ने मना कर दिया, जिसके कारण वो क्या रहा, असफल रहा। इतनी बातें क्लियर हुई, यहां तक की समस्या नहीं ना। अब समझिएगा जरा, तो पहला पॉइंट आपका अखिल भारतीय संघ, दूसरा पॉइंट संविधान सभा के गठन का प्रावधान, ठीक है ना। यहां पर लिखिए जरा संविधान सभा। अब इसने जैसे ही संविधान सभा का नाम लिया, तो संविधान सभा का यह भी प्रावधान करती है कि जो संविधान सभा का चुनाव होगा वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा। अभी चुनाव हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। यहां पर निश्चित किया गया कि जो संविधान सभा का चुनाव होगा वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा। और समझिएगा जरा, देशी रियासतों के जो प्रमुख होंगे वह अपने प्रतिनिधियों को इसमें क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। तो एक पॉइंट लिखना जरा यहां पर,
संविधान सभा, संविधान सभा का चुनाव, का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, के सदस्यों द्वारा और देसी रियासत, देसी रियासतों के प्रमुख, देसी रियासतों के प्रमुख अपने प्रतिनिधि को मनोनीत करेंगे। एक चीज समझना जरा, ये जो प्रांतों के विधानसभाएं हैं, जैसे अगर मैं आज कहूं कि आज अगर चुनाव होना है तो कैसे होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है ना भैया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है, लखनऊ में। कितने सदस्य हैं, 403 सदस्य। तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो 403 सदस्य हैं, अगर हम वर्तमान प्रदेश में बात करें तो यही 403 सदस्य के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया जाना है, चुनाव किया जाना है। अब समझ में आई बात। तो क्या यहां पर जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है चुनाव में? आपको बोलना है नहीं, जनता नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है, विधानसभाओं के सदस्य क्या कर रहे हैं, ये निर्वाचन कर रहे हैं। किनका? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कर रहे हैं। तो जहां पर जनता डायरेक्टली चुनाव करे, जहां पर जनता इन्वॉल्व हो किसी चुनाव मतदाता में, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जहां जनता ना इन्वॉल्व होके कोई दूसरी संस्था, कोई दूसरे लोग या फिर प्रतिनिधि वगैरह चुनाव करते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहां पर हुआ है। तो एक पॉइंट यहां पर लिखना जरा, क्या कि जो संविधान सभा का चुनाव था वो कैसा था, अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित था। ठीक है ना। अब समझना जरा, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था, निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। इतनी बातें क्लियर हुई ना, यहां तक तो किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। अब समझना जरा, यहां पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लेकर के चलना है, फिर समझिएगा जरा फिर क्या है। यहां पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 389 निश्चित की गई थी। कितनी? ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, कितनी सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, तो वो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। लिखना जरा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। अभी देखिए, देश आजाद नहीं हुआ है। देश जब आजाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, तो इस सदस्यों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो अलग हो गया ना, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, भारत से ये क्षेत्र हट गया। तो इन क्षेत्रों में जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी संख्या कम होकर के फिर ये सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो जाएगी। अभी मैं केवल ये आजादी से पहले की मैं बातचीत कर रहा हूं, ठीक है ना। पूरे संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कैबिनेट मिशन के अंतर्गत निश्चित की गई थी वो कितनी निश्चित की गई थी, 389। तो यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 सुनिश्चित की गई थी, सुनिश्चित की गई थी। इतनी बातें क्लियर। अब समझना जरा, यहां पर एक प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रांत को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। और ये जो सीटों का आवंटन किया जाएगा उस प्रांत में देखा जाएगा कि 3 प्रकार के वर्गों को, एक तो सामान्य हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा सिख।
इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटें आवंटित की जानी है, तो इसमें देखा जाएगा कि सामान्य हिंदू कितने हैं। अच्छा 80% है, तो एक काम करिए, इनको जो है कितनी सीटें दे दीजिए, 20 सीटों में इनको आप 16 सीट दे दीजिए। मुसलमानों को एक काम करिए, 3 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए किसको, आप सिखों को दे दीजिए। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का क्या किया जाना था, आवंटन किया जाना था। वही बातें आपको यहां पर लिखनी है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए जरा, प्रांतों को सीटों का आवंटन उस प्रांत में निम्न समुदायों, उस प्रांत में 3 समुदाय लिख लीजिए, उस प्रांत में 3 समुदायों की जनसंख्या, यहां पर लिखिए जरा ब्रैकेट में, सामान्य हिंदू, मुस्लिम और सिख। कितनी बातें क्लियर हुई। प्रांतों को सीटों का आवंटन उस प्रांत में 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया जाना था, ठीक है ना। अब यहां पर कहा गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि का जो चुनाव होगा वो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का जो है औसतन चुनाव होगा। तो एक प्रतिनिधि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर इस सीटों के आवंटन के अनुपात जो है तय किए गए ये संविधान सभा के निर्वाचन में। लिखना जरा। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई। जैसे अभी आप समझिए, जैसे मैं कहूं कि अगर 1 करोड़ जनसंख्या है, अब इस 1 करोड़ जनसंख्या में सवाल यह है कि 80 लाख किसकी जनसंख्या है, तो आपको बताना है सामान्य हिंदू की है, ठीक है ना। अब लगभग अगर मैं कहूं कि 16 करोड़ किसकी है, तो 16 लाख किसकी है, तो आपको बताना है कि 16 लाख ये मुसलमानों की है, 4 करोड़ किसकी है, सिखों की है। अब अगर मैं कहूं कि साहब 100 सीटें हैं टोटल, तो जो 80 सीट है ये किसको, सामान्य हिंदुओं को दी जाएगी। फिर उसके बाद जो 16 सीट है वो किसको दी जाएगी, तो आपको बताना है मुसलमानों को, और जो 4 सीटें बच रही हैं वो सिखों को दी जाएगी। 16 सीट मुसलमानों को, 4 सीटें जो है सिखों को, 80 सीटें जो है सामान्य हिंदुओं को। कैसे, इनकी जनसंख्या के अनुपात में। यही मास्टर ने आपको लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास, कि प्रांतों को सीटों का आवंटन उस प्रांत में 3 समुदायों की जनसंख्या, सामान्य हिंदू, मुस्लिम और सिख के आधार पर किया जाना था, ठीक है ना। और प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। इस पॉइंट्स को अब जरा लिखिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, यहां लिखिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना, ये मैं समझाने के लिए बताया हूं। लिखना जरा, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना। अब एक चीज समझना जरा, ये जो 389 सदस्यों की संख्या है, यहां पर थोड़ा सा भी आप मैं बातचीत करूंगा, हालांकि इससे बाद बातचीत करूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। अभी केवल आप समझिए कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था। सीटों को जो आवंटन है वो प्रांतों में उनकी जनसंख्या को देखा जाता था, जितनी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में प्रति 10 लाख पर एक सीटों का आवंटन कर दिया जाता था, ठीक है ना। और फिर संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 389 निश्चित की गई थी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा और पोस्टमार्टम अगर हम करें, तो यहां पर एक आप ऐसे करिएगा
ऐसे ड्राफ्टिंग करिएगा और यहां पर लिखिएगा आजादी से पहले, आजादी से पहले, और फिर एक बार लिखिएगा इधर आप लिख लीजिएगा आजादी के बाद, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आजादी के बाद मतलब मास्टर बार बार बात कर रहा है कि आजादी से पहले 389 थी, आजादी के बाद 299 हो गई, ये सब क्या माजला है, तो उसको जरा समझिए। यहां पर माजरा ये है कि आपका जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की है, जब आजाद देश नहीं हुआ था तो उस कंडीशंस में, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 389 साहब थी। अब इस 389 में 296 करिए और प्लस जो है आप कितना करिएगा, 93 करिएगा। एकदम आराम आराम से समझते हैं। इस 296 को भी दो पार्टों में आप डिवाइड करिएगा ताकि आपको एकदम आराम आराम से हर चीजें समझ में आ जाएं। 296 में 292 प्लस 4 अब समझना जरा, ये 292 जो सदस्यों की संख्या है एक कहां से आनी है, तो आपको बताना है 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से इनका चुनाव होना है। कितने सदस्यों का, 292 सदस्यों का। ये जो 4 सदस्य हैं, एक ऐसे सदस्य हैं, तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं जिनको आज हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जहां से प्रतिनिधियों का चुनाव संविधान सभा में हुआ था, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना जरा, पहला कि यहां पर अजमेर मेरवाड़ वाला क्षेत्र आपको मिलेगा, अजमेर मेरवाड़, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद कुर्ग कहां है, एक कर्नाटक में आपको पड़ेगा, ठीक है ना, कर्नाटक में। फिर उसके बाद एक और क्षेत्र आपको दिखाई पड़ेगा बलूचिस्तान, यहां पर लिख लीजिए, ठीक है ना, सॉरी। तो इतनी चीजें आपको जो है आजादी से पहले, और ये जो 93 देशी रियासत हैं, 93 सदस्यों की संख्या है, एक कहां से आनी है, तो जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतें, इनके प्रमुखों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। इनके जो मतलब कि जो राजा होंगे ये अपने प्रतिनिधियों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे भाई, मनोनीत करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चुनाव के माध्यम से हुआ था, एक जो है नॉमिनेशन के माध्यम से हुआ था। अगर मैं कहूं कि चुनाव के माध्यम से कहां पर हुआ था, तो आप बताओगे कि साहब जो प्रांतों की विधानसभाएं थी वो चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी, ठीक है ना। और कैसा चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को, मतलब कि जो राजा होते थे, जो रजवाड़े होते थे, वो अपने प्रतिनिधियों को, जो पढ़ा लिखा प्रतिनिधि था, उसको संविधान सभा में मनोनीत कर देते थे कि जाकर के हमारी बातों को आप संविधान सभा में रखिएगा। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर देखिए जरा, मैंने बताया कि भाई 1999 389 ये आजादी से पहले, मतलब कि 1947 से पहले की बात है। 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है। 1946 हमने लिख दिया क्या, 1947 से पहले की बात है। लेकिन जब आजादी के बाद आप जाएंगे तो आजादी के बाद यही सदस्यों की संख्या घट करके कितनी आ जाएगी, 299 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया, 299। अभी समझना जरा, ये जो 299 सदस्यों की संख्या है, अब यहां पर आपको 229 जो सदस्यों की संख्या दिखाई पड़ेगी, ऐसे लिखिए 229। तो ये जो 229 सदस्यों की संख्या है, बार बार 229 और ये 70, तो ये जो 229 है ये प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाना है, और ये जो 70 है ये देशी रियासतों के प्रमुख अपने प्रतिनिधियों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। इतनी बातें क्लियर। तो आजादी से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, आजादी के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी, इन बातों को लेकर के आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब एक काम करिए जरा, अब आप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव डालिए। एक पॉइंट्स और इसमें लिख लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन को लेकर के, कैबिनेट मिशन को लेकर के नेक्स्ट जो पॉइंट आपका होगा, इसने क्या किया, अंतरिम सरकार
के गठन का प्रावधान किया। अंतरिम सरकार इन द सेंस ये मुस्लिम लीग से भी कहती है, कांग्रेस से भी कहती है ब्रिटिश सरकार कि एक काम करिए, पहले आप लोग एक सरकार तो बनाइए, एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाइए, और अंतरिम गवर्नमेंट बना करके ये देखिए शासन प्रशासन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देन उसके बाद विभाजन की बात की जाएगी। पहले तो आप सरकार तो चला करके देखिए। हालांकि बड़ी मुसीबत के बाद जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों माने जो है, और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अंतरिम सरकार में कौन किस मंत्री के पद पर बैठा था, और आजादी के बाद कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोनों को थोड़ा सा हम तुलना करके लास्ट में बताएंगे, एक लिस्ट आपको देंगे, वहां से थोड़ा सा आपको 10-20 नाम आपको याद रखना है, ताकि जब आपके क्वेश्चंस आए तो आसानी से हो जाए। तो ये जो पॉइंट है अंतरिम सरकार वाला और आजादी के बाद पहली जो कैबिनेट थी, दोनों को साथ में तुलना करके हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग अपने संविधान सभा पे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा हमने बताया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव लिख लीजिए। क्या, एक हेडिंग डालिए, संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। ये आपकी मेन हेडिंग है। अभी समझना जरा, मास्टर ने क्या आपको बताया, मास्टर ने ये बताया कि भाई संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी। अब आते हैं, एक काम करते हैं, संविधान सभा, यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन ने प्रावधान किया था कि संविधान सभा के गठन का, तो क्या इसके गठन को लेकर के एक बार डेट हम याद रख लें। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, गठन वो तो मई से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो अंतिम रूप इसका देखने को मिला वो गठन नवंबर 1946 में हुआ। कब हुआ, नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। ये आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा जरा, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो कब आयोजित किया गया, तो जुलाई अगस्त 1946 में कंडक्ट किया जाता है। मतलब गठन से पहले ही चुनाव आयोजित कर लिया गया था, क्योंकि गठन की प्रक्रिया मई 1946 में ही स्टार्ट हो गई थी, और नवंबर 1946 में एटलीस्ट जा करके ये जो है पूरी तरह कंप्लीट होती है। तो यहां पर लिखिए जरा, संविधान सभा के, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, चुनाव, चुनाव जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए जरा, ये जो चुनाव है कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की, छोटे दलों ने कितनी, मुस्लिम लीग ने, तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं ड्राफ्टिंग बना करके। ये जो चुनाव अभी आपका हो रहा है ना, एक चुनाव कितने सदस्यों का हो रहा है, तो आपको बताना है कि 389, मतलब आज़ादी से पहले जो है जो चुनाव हुआ था, भाई 1946 का दौर है, आज़ादी से पहले का चुनाव। तो ये जो 389 सदस्यों का जो चुनाव हुआ, एक कब हुआ, आपने बताया कि साहब जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। तो चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा 208 सदस्य, इस पर कांग्रेस विजय हासिल करती है। कितने सदस्यों पर, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कितने सदस्यों पर जो है क्या कितनी सीटें कांग्रेस ने हासिल की, 208। फिर 73 सीटों पर, 73 जो सीटें हैं ये मुस्लिम लीग इस पर विजय करती है, मुस्लिम लीग। और आपको पता होगा कि जो 93 सीटें थी, 93 सीटें, ये देशी रियासतों के प्रमुख अपने प्रतिनिधियों का क्या करते थे, मनोनीत करते थे। यहां पर लिख लीजिए, देशी रियासतें। और जो 15 सीटें बची हुई हैं, शेष 15 सीटें, 15 सीट, ये 15 सीट छोटे सदस्य, छोटे दलों से हासिल की गई थी। मतलब जैसे कृषक जनता पार्टी थी, किसान सभा पार्टी थी, ऐसे ऐसे छोटे जो दल थे वो जो है हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो 389 सदस्यों की संख्या का जब चुनाव हुआ तो 208 सीट कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग, 93 सीट देशी रियासत और 15 ये छोटे दलों को प्राप्त हुई थी। इतनी बातें क्लियर ना। अब समझना जरा, अब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव की बात जब कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए
कि मास्टर एक बार आपको बता चुका है, लेकिन अब आपको पूरी डिटेलिंग करने वाला है इस चुनाव में। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ है, संविधान सभा का चुनाव ये कैसे हुआ, समझिएगा जरा। ये चुनाव आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रांत जो हैं, प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ये प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, मतलब समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं कहूं कि आज अगर चुनाव करना है तो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में है, जो 403 सदस्य हमारे प्रतिनिधि सदस्य बैठे हुए हैं, वही संविधान सभा का चुनाव करेंगे, बस एकदम नॉर्मल सी भाषा। और एक किन का चुनाव करेंगे, हमारे यहां जिनको जो है जितनी मात्रा में सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे हमारे यहां अगर मान लेते हैं कि भाई 55 सीटों का आवंटन किया गया है, तो इन 55 सीटों में सामान्य हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे। एकदम ध्यान से सुनिए। अब इनका जो चुनाव होगा वो विधानसभा में जो सामान्य हिंदू होंगे वो सामान्य हिंदू का चुनाव करेंगे, जो मुसलमान होंगे वो मुसलमान का चुनाव करेंगे, जो सिख होंगे वो सिखों का चुनाव करेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आपसे कल को क्वेश्चन पूछ ले कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पर आधारित था। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो चुनाव हुआ था ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित था, आनुपातिक निर्वाचन पद्धति पर आधारित था। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, लिखना जरा। तो प्रांतों का जो चुनाव, जो संविधान सभा, यहां पर लिखिए, संविधान सभा का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और प्लस देसी रियासत, जो देसी रियासतें थी, इनके जो प्रमुख थे, इन प्रमुखों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा जाता था। अपने प्रतिनिधि ये क्या करते थे, मनोनीत करते थे। एक क्वेश्चन शायद आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका चुनाव कैसे कंडक्ट किया गया था, पीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या यहां पर जनता इन्वॉल्व हो रही है चुनाव में, तो जनता इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि दूसरी संस्था हो रही है। तो यहां पर आप बोलेंगे कि जो चुनाव था ये संविधान सभा का चुनाव कैसा चुनाव था, तो आपको बताना है कि सब संविधान सभा का जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा चुनाव था, अप्रत्यक्ष चुनाव था, ठीक है ना। अब समझना जरा, एक कैसा चुनाव था, तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है। और यहां पर सामान्य हिंदू, मुस्लिम और सिख सीटों के आवंटन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर सीटों का आवंटन, और वही जो है अपने प्रतिनिधियों का क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। तो यहां पर लिखिए, यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित था। और जरा सुनना, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब कि वो प्रेफरेंस के आधार पर करेंगे सबको वोटिंग, लेकिन वो पहला नंबर हमारा पहला प्रेफरेंस ये है, दूसरा प्रेफरेंस ये है, तीसरा प्रेफरेंस ये है, इस प्रकार का चुनाव करते हैं। तो यहां पर लिखिए जरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। यहां पर लिख लीजिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का क्या चुनाव हुआ था। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 3 वर्गों से हुआ था। संविधान सभा, इनका जो चुनाव हुआ था वो 3 वर्गों से हुआ था। 3 वर्गों से, कौन कौन से, एक सामान्य हिंदू, एक तो मुस्लिम और एक सिख। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, हमने आपको बताया कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन ये आजादी के बाद 299 हो जाती है, ठीक है।
संविधान सभा। चलें आगे। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। ठीक है ना, एक प्रतिनिधि का क्या होना था, चुनाव होना था। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक काम करना जरा, जो संविधान सभा है और कैबिनेट मिशन है, उस कैबिनेट मिशन ने एक प्रावधान किया था जो काफी चर्चा में था। उसने कहा कि एक काम करिए, जो छोटे छोटे जो है प्रांत हैं वो मिल करके अपना एक अलग से गुट बना सकते हैं और ये गुट मिल करके अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। कैसे समझिएगा जरा, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे कि अगर आप भारत का जो है नक्शा देखेंगे ना, अभी समझना जरा। इधर आपको सिंध मिलेगा, इधर आपको सिंध मिलेगा, इधर आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत मिलेगा। ठीक है ना, इधर आपको असम मिलेगा, इधर आपको बंगाल मिलेगा। क्या मिलेगा? बंगाल। बंगाल। फिर इधर आपको संयुक्त प्रांत, ओडिशा, एमपी, बॉम्बे, मद्रास, ये सब क्षेत्र मिलेंगे। तो यहां पर कहा गया कि चाहे आप तो 3 प्रकार के गुट बना सकते हैं। एक तो पश्चिमी वाला गुट आप बना सकते हैं, एक पूर्वी वाला गुट बना सकते हैं या और एक मध्य वाला गुट बना सकते हैं या, मतलब 3 प्रकार के वर्गों की बातचीत की गई। कौन कौन से? एक प्रथम जो गुट होगा, प्रथम वर्ग, एक कहा गया प्रथम वर्ग। इस प्रथम वर्ग में चाहे तो सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत। अच्छा, इस सिंध और उत्तर पश्चिमी प्रांत में आप देखेंगे तो मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मतलब कि यहां पर ज्यादातर आपको मुसलमान मिलेंगे। और ऐसे ही जब आप बंगाल जाएंगे और असम जाएंगे तो इन क्षेत्रों में आपको क्या मिलेंगे? मुसलमान ज्यादा मिलेंगे। यहां पर भी आपको मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, एमपी, बॉम्बे, मद्रास, यहां पर आपको हिंदू ज्यादा मिलेंगे, हिंदू ज्यादा मिलेंगे। तो कहा गया कि 3 वर्ग तैयार कर लीजिए और जो मुस्लिम वर्ग है ये अपना अलग संविधान बना ले और जो सामान्य हिंदू वर्ग है ये अपना क्या करे, अलग संविधान बना सकता है। क्या एक प्रावधान था, पर इसको फॉलो नहीं किया गया, पर प्रावधान था, इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रथम वर्ग कहा गया कि सिंध और पश्चिमी प्रांत। एक द्वितीय वर्ग कहा गया, द्वितीय वर्ग, और द्वितीय वर्ग जो था वो यहां पर असम और बंगाल रख लीजिए। कौन सा था? असम और बंगाल। ये दोनों ऐसे वर्ग थे जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और कहा गया कि यहां पर चाहे तो ये दोनों गुट मिल करके अपने अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है विभाजन करने का, भारत के विभाजन का एक बेस्ट भी बना, एक रूपरेखा भी एक खींची गई इस वर्ग को तैयार करके। फिर उसके बाद एक तृतीय वर्ग कहा गया। ये जो तृतीय वर्ग है, इस तृतीय वर्ग में एक तो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब कि एमपी, फिर उसके बाद ओडिशा, उसके बाद आपको बॉम्बे, मद्रास, तमाम ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर आपको हिंदू ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, हिंदू ज्यादा भी दिखाई पड़ेंगे। इनसे कहा गया कि भाई आप अपना संविधान अलग से निर्मित कर सकते हैं। तो एक प्रावधान ये किया गया था। इतनी बातें क्लियर? कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? मुझे उम्मीद है कि समस्या आपको नहीं होगी। हालांकि ये प्रावधान माना नहीं गया, ठीक है ना।
अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आजादी से पहले और आजादी के बाद आते हैं और अंबेडकर के चुनाव को लेकर के एक हेडिंग डाल लेते हैं। अंबेडकर साहब का चुनाव, क्योंकि हमने चुनाव आयोजित कर लिया, सीटों की संख्या निर्धारित कर ली, आजादी से पहले भी देख ली, आजादी से बाद भी देख ली। अब एक काम करना, जरा एक हेडिंग डालिए, बी आर अंबेडकर का, बी आर अंबेडकर का चुनाव। ठीक है ना। अब एक थोड़ा सा मैप के बेस्ड पर हम लोग बातचीत करेंगे, तो हम लोगों को ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, है ना। यहां पर देखिए जरा, यहां पर आपको जो है एक क्षेत्र दिखाई पड़ेगा बॉम्बे। ठीक है। एक आपको पार्टी दिखाई पड़ेगी अनुसूचित जाति महासभा, अनुसूचित अनुसूचित जाति महासभा। ये जो दौर है, दो प्रकार के दौर हम देखेंगे। एक तो आजादी से पहले, मतलब कि 15 अगस्त 1947, इससे पहले, और इससे पहले जब हम देखेंगे तो 389 सदस्यों की संख्या की बात करेंगे। और जब हम आजादी के बाद की बात देखेंगे तो हम कितने सदस्यों की संख्या की बात करेंगे? 299। अंबेडकर का साहब का चुनाव पहले, आजादी के पहले जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तो 389 में हुआ था, लेकिन जब देश आजाद हो जाता है तो 299 में उनको आना होता है। एक पूरी कंडीशंस क्या थी, कैसे क्या था सिनेरियो, अभी समझिए आप जरा। बॉम्बे से एक चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं? अनुसूचित जाति महासभा से। और किसके खिलाफ ये लड़ते हैं, समझिएगा जरा, कांग्रेस के खिलाफ। आज राहुल गांधी बार बार जो है बी आर अंबेडकर साहब को लेकर के, और उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। और मजे की बात है कि अंबेडकर साहब यहां पर इतने पढ़े लिखे व्यक्तित्व, वो भी जो है भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हारते हैं, और अंबेडकर साहब को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। और किससे वो हारते हैं? और मजे की बात है कि वो कांग्रेस से ही हारते हैं। और जब कांग्रेस से हारते हैं तो फिर होता क्या है कि यहां पर बंगाल में एक क्षेत्र है जैसुर खुलना का क्षेत्र, जैसुर खुलना, कहीं कहीं कुलना लिखा होता है, कहीं कहीं खुलना लिखा होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसुर खुलना का क्षेत्र, और जैसुर खुलना में एक जो है एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मेंबर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। लिखना जरा, जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये किसके मेंबर थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसके मेंबर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है ना। अब इस जोगेंद्र नाथ मंडल प्लस मुस्लिम लीग, प्लस लीग मतलब मुस्लिम लीग, इनके दोनों की सहायता से बी आर अंबेडकर का जो चुनाव होता है, फिर कहां से होता है? जैसुर खुलना से होता है, और ये बंगाल का क्षेत्र था। ठीक है ना। तो जैसुर खुलना मतलब कि जो है बंगाल वाले क्षेत्र से आकर के कहां पर शामिल होते हैं? 389 सदस्यों की संख्या में बी आर अंबेडकर साहब शामिल होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद समस्या क्या है कि जैसे ही देश का विभाजन हुआ, मतलब कि 15 अगस्त 1947 का दौर आता है, तो ये जो क्षेत्र है ना भैया, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। कौन? ये जो जैसुर खुलना वाला क्षेत्र है, ये क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। और जब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो संविधान का निर्माण नहीं करेंगे ना अंबेडकर साहब। उनको तो समस्या, उनको जो है सामाजिक और जो एक राजनीतिक समस्या है वो भारत की है ना। भारत के जो है, जो अंतिम हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है, उसको प्रशासनिक क्षेत्र में, उसको आरक्षण के क्षेत्र में, और उसको समावेशी विकास के क्षेत्र में आगे लाना है। तो जो संविधान की रूपरेखा खींची जानी है वो भारत की, अंबेडकर के द्वारा। तो ये क्या करेंगे पाकिस्तान में जाकर के? अब क्या हुआ, जब देश का विभाजन हुआ तो सीटों की संख्या घट करके कितनी हो गई? तो आपको बताना है 299 हो गई। अब चूंकि सबसे बड़े व्यक्तित्व, अब मतलब कि तत्काल के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तित्व, जो व्यक्ति 35,000 किताबों का अध्ययन किया हो, जो व्यक्ति दो जो है सब्जेक्टों में डॉक्टरेट की उपाधि हो, जो व्यक्ति मतलब कि तेज तर्रार वकील हो, अधिवक्ता हो,
उस व्यक्ति का अगर ना होना संविधान सभा में, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। तो ऐसे में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद साहब, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि बंबई के, अब यहां पर फिर आइए आप, इस बॉम्बे के स्थान पे जहां से वो पहली बार हारे थे, अब इसी बॉम्बे के पीएम थे, पीएम, इनका नाम है बीजी खेर, बीजी खेर। अब बीजी खेर को राजेंद्र प्रसाद साहब लेटर लिखते हैं, राजेंद्र प्रसाद ये क्या लिखते हैं, लेटर, चिट्ठी लिखते हैं कि एक काम करिए बीजी खेर साहब, बोलिए कि जो पूना वाला क्षेत्र है, बॉम्बे में ही एक क्षेत्र था, कौन सा, पूना का क्षेत्र, और पूना के क्षेत्र से एम आर जयकर, एम आर जयकर ये चुन करके आए हुए थे। बीजी खेर को बोला गया कि यार एक काम करिए, एम आर जयकर को बोलिए इस्तीफा दे दें। राजेंद्र प्रसाद ने लेटर लिया, बीजी खेर ने क्या कहा, एम आर जयकर साहब एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए और हम पूना से क्या करेंगे, अंबेडकर साहब को उपचुनाव के माध्यम से भारत की संविधान सभा में लाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या किया, एम आर जयकर ने क्या किया, इस्तीफा दिया, इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दिया, और फिर जो है इसी पूना वाले क्षेत्र से उपचुनाव होता है, और उपचुनाव हो करके अंबेडकर साहब पूना वाले क्षेत्र से संविधान सभा में प्रवेश करते हैं। और किस प्रकार की संविधान सभा में प्रवेश करते हैं, 299, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहां से, पूना क्षेत्र से। तो आपको एटलीस्ट बताना है कि अगर अंबेडकर साहब कहां से संविधान सभा में प्रवेश किए थे, तो पूना वाले क्षेत्र से संविधान सभा में प्रवेश किए थे। तो इतनी कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए थे। मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ आपको पसंद आया होगा। कल हम लोग क्या करते हैं, संविधान सभा की बैठक वगैरह करा करके समितियों के माध्यम से और धीरे धीरे संविधान के निर्माण की तरफ आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 तक जाकर लागू कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर अंतरिम सरकार, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उस आज़ादी के लिए हम लोग एक अधिनियम पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, और फिर जो है एक अंतरिम कैबिनेट पढ़ेंगे और आज़ादी के बाद की कैबिनेट थोड़ा सा तुलना करके पढ़ लेंगे। फिर आपका ये अध्याय खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद।